हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 एनसीईआरटी का ज्योग्राफी एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस चैप्टर के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ लिखा है कि जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व जैसे भूमि, जल, हवा पृथ्वी पर मौजूद है। तो दोस्तों, यहाँ कह रहा है कि केवल एकमात्र ऐसा ग्रह पृथ्वी है जहाँ जीवन जीवन संभव है, मानव जीवित रह सकता है। ठीक है, क्यों जीवित रह सकता है? तो क्योंकि यहाँ पर भूमि, जल, हवा मौजूद है जो जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे क्या कहा गया है? तो दोस्तों, आगे कहा गया है पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं। तो पृथ्वी की सतह ऐसी है जहां 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं। तो वो कौन से 3 महत्वपूर्ण घटक है? तो उसको आगे दिया गया है और यहाँ बोला गया है कि ये तीनों घटक जो है ना, वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब ये कौन से 3 घटक हैं? तो पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं वो भूमंडल कहा जाता है उसको। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी अन्य गैसें भी पाई जाती है। अब तीसरा क्या है? तो पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। ठीक है, जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल, जलवाष्प सभी सम्मिलित है। ठीक है, तो ये पृथ्वी की सतह पर 3 कौन कौन से महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं? तो 3 घटक हैं, भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। ठीक है, भूमंडल किसको बोलेंगे? तो जो हमारा स्थल भाग है वो भूमंडल कहलाता है। वायुमंडल किसको बोलेंगे? तो जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है गैसें, उन गैसों को हम क्या कहेंगे? वायुमंडल। इन गैसों में ऑक्सीजन भी आएगा, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर अन्य जो दूसरी गैसें हैं वो भी आएंगी। ठीक है, अब जलमंडल किसको बोलेंगे? तो पृथ्वी के बहुत बड़े हिस्से में जल मौजूद है। ठीक है, तो इसको हम जलमंडल कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे कहा गया है कि जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। हमने भूमंडल तो जान लिया, वायुमंडल भी जान लिया, जलमंडल भी जान लिया कि किसको बोलते हैं, लेकिन जब ये तीनों मंडल किसी एक जगह पर मिलते हैं ना, किसी एक जगह पर जब ये तीनों मंडल मिल जाते हैं तो वहां पे जीवन पनपता है। अब उस स्थान को हम जीवमंडल कहते हैं। ठीक है, जहां स्थल भी मिलता है, हमें जल भी मिलता है और हवा भी मिलती है। ठीक है, तो वहां हमें अनेक प्रकार के जीवन देखने को मिलते हैं। तो ये जो मंडल है इसको हम जीव मंडल कहते हैं। ठीक है, तो ये पैराग्राफ मेरे विचार से आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भूमंडल के बारे में। ठीक है, भूमंडल के बारे में आपको ये पूरा पैराग्राफ बताया गया है। तो क्या बताया गया है देखते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है, ये तो हम सब जानते हैं। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना होता है। ये चट्टानों से बना होता है और मिट्टी की जो पतली परत होती है वो ये ऊपर में रहती है। ठीक है, तो चट्टानों, मिट्टी की परतों इत्यादि से बना हुआ होता है कौन? भूमंडल। ठीक है, इसमें जीवों के लिए पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को
समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। तो ये बड़ा सा पैराग्राफ तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इसका क्या मतलब है वो देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे ये बताया गया है कि पृथ्वी का जो ठोस भाग है वो भूमंडल कहा जाता है उसको। वो मिट्टी की पतली परत और चट्टान से बना हुआ होता है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो जीव जंतुओं के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के लिए भी बहुत उपयोगी होते हैं। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी की जो सतह है ना उसको दो भाग में बांटा जाता है। एक तो पृथ्वी में हम क्या देखते हैं, या तो वो स्थल होगा या जल होगा। ठीक है, तो पृथ्वी का जो आ, सतह है उसको दो भाग में बांटते हैं। एक महाद्वीप में, मतलब जो स्थलीय भूभाग है बड़ा बड़ा, उसको हम महाद्वीप के नाम से जानते हैं। और जो जलीय भाग है उसको हम महासागरीय बेसिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा महासागर जितने भी हैं ना हमारे विश्व में, मतलब पृथ्वी में जितने भी महासागर हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप देखिएगा जितने भी महासागर हैं, और इनका जो तल होता है, तल का क्या मतलब है कि जैसे इनका जो सरफेस होता है समुद्र का, ठीक है, वो हर जगह एक ही होता है, सभी जगह समान होता है। चाहे आप किसी भी महासागर में जाके देख लीजिए, जो समुद्र तल हिंद महासागर का होगा वही समुद्र तल प्रशांत महासागर का भी होगा, अटलांटिक महासागर का भी होगा, सबका वही समुद्र तल होगा। ठीक है, तो उसी को यहाँ पर बताया गया है, जिसे अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा है समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है और स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। ठीक है, समुद्र तल को 0 मान लिए, अब उससे जितना ऊंचा है स्थल उसको हम मापते हैं और बोलते हैं कि ये जो स्थल है ना ये समुद्र तल से इतना ऊंचा है, इतना मीटर ऊंचा है, इतना ये ऊंचा है, इतना वो ऊंचा है। ठीक है, इस तरह से हम मापते हैं। देखिए आगे इसी के बेस पे कुछ लिखा गया है। क्या लिखा गया है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो माउंट एवरेस्ट है और ये समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग जो है वो प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। इसकी गहराई 11,022 मीटर है। ठीक है, क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है। मतलब जो पृथ्वी में सबसे ऊंचा जो शिखर है वो माउंट एवरेस्ट का शिखर है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट है और इसकी ऊंचाई कितनी है तो 8,848 मीटर ऊंचा है। अगर हम इसी तरह से गर्त देखें कि गड्ढा कितना है, तो सबसे गहरा गड्ढा जो है ना, सबसे गहरा गर्त जो है वो प्रशांत महासागर में है। इसको मेरियाना गर्त के नाम से जाना जाता है और इसकी गहराई कितनी है तो 11,022 मीटर है। मतलब माउंट एवरेस्ट को अगर हम उल्टा करके इस गड्ढे में डुबो दें तो भी पूरी तरह से डूब जाएगा और 2,000, मान लीजिए कितना, 2,000 मीटर गड्ढा और उसमें बचा रहेगा। इतना गड्ढा है मेरियाना गर्त। ठीक है, तो इस तरह की बातें हैं। तो इसको हम कहाँ से माप रहे हैं, समुद्र तल से माप रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको विश्व का मानचित्र दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो महासागर है वो आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो महाद्वीपों के नाम आपको दिखाए गए हैं, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, ये सब। अब आपको एक सब टॉपिक दिया गया है महाद्वीप। भूमंडल पढ़ रहे हैं हम और भूमंडल के अंदर ही हम क्या पढ़ रहे हैं, महाद्वीप पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब महाद्वीप में क्या बताया गया कि पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं एक बार चित्र को, जो देखने के लिए कह रहा है तो। लेकिन यहाँ पे आपको इसको हम घुमा नहीं सकते, इसको आपको इसी तरह से देखना होगा। ठीक है, तो ये जो मानचित्र है इसमें आपको ये एशिया दिख गया,
यूरोप दिख गया, अफ्रीका दिख गया, ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया दिख गया, दक्षिण अमेरिका दिख गया और ये उत्तरी अमेरिका दिख गया। अच्छा, ये जो है ना ये 0 डिग्री है, मतलब ये विषुवत रेखा है। और हमने जाना था कि विषुवत रेखा के नीचे क्या है, दक्षिणी गोलार्ध, और विषुवत रेखा के ऊपर क्या है, उत्तरी गोलार्ध। तो विश्व का जो स्थल भाग है ना, ज्यादातर स्थल भाग कहाँ दिखाई देता है हमको, तो उत्तरी गोलार्ध में है। और इन स्थल भागों को कौन अलग करता है, तो ये महासागर इनको एक दूसरे से अलग करते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या बताया गया है। एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है और यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है और एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है, ठीक है। चलिए, इतना बड़ा आपको सेंटेंस समझ में नहीं आया होगा तो हम आपको समझा देते हैं कि यहाँ पे क्या बताया गया है। देखिए, ये वाला जो भाग है ना मैप में, ये आपको एशिया पूरा दिखा दिया है, ठीक है, ये एशिया है। तो अब इसमें आपको एक बात और बोला गया कि ये वाला जो है ये कौन सा पर्वत है, यूराल पर्वत, ठीक है। जमीन देखिए, यूरोप और एशिया एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है, लेकिन इसको यूराल पर्वत जो है ना वो अलग करता है। यूराल पर्वत से पूरब में अगर आप देखेंगे तो वो एशिया है और यूराल पर्वत से पश्चिम में देखेंगे तो वो यूरोप है, ठीक है। और ये क्योंकि पूरब में है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये पूर्व पूर्व का महादेश है, ठीक है। और अगर आप पूरे विश्व में देखें तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है ना वो कौन सा महाद्वीप है, तो वो एशिया महाद्वीप है। तो इसी को यहाँ पर इस पैराग्राफ में बताया गया है। आगे अगर आप देखें तो यूरोप के बारे में देखते हैं कि एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है और आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है और विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए, ये बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं कि हम आपको ये जो मैप है उसको कहीं और दिखाते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपको ठीक से समझ में आएगा कि क्या है। तो हम एक पेन भी ले लेते हैं यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एशिया है, ये वाला एशिया है और ये वाला यूरोप है, ठीक है। लेकिन ये दोनों भाग जो है ना ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसको अलग कौन करता है, तो यहाँ पे आपको एक पर्वत देखने को मिलेगा, यूराल पर्वत, ठीक है। इसी की वजह से ये एशिया अलग हो जाता है, इसको हम एशिया कहते हैं, एशिया महाद्वीप। और अगर इन दोनों को एक साथ अगर नाम लिया जाए तो इन दोनों को एक साथ हम क्या कहेंगे, यूरेशिया कहेंगे, ठीक है। तो यही लिखा हुआ था यहाँ पर। तो अब हम आगे देख लेते हैं कि आगे क्या बताया गया है। आगे अफ्रीका के बारे में बताया गया है। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप से लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए और आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है, ठीक है। चलिए, इतनी सी बात हम देख लेते हैं पहले, उसके बाद बाकी देखेंगे। पावर पॉइंट में नहीं हो पा रहा था तो हमने इसे वर्ड में खोला है। यहाँ देखिए, इसको हम इरेज कर लेते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है अफ्रीका के बारे में। यहाँ देखेंगे हम अफ्रीका कौन सा कहाँ पर है, तो अफ्रीका आप देख सकते हैं कि ये जो है ये अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। हम कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए, इस अफ्रीका महाद्वीप में अगर आप देखें तो ये वाला जो रेखा है ना ये विषुवत रेखा है जो इसके बीचों बीच से होकर गुजरता है। ये वाली जो रेखा है ना ये कर्क रेखा है।
जो इसके ऊपर से होके गुजरती है, और ये वाली जो रेखा है ना, ये मकर रेखा है। ठीक है, तो कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। ठीक है, हमने इससे पहले थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि कर्क रेखा जो है ना, ये वाली रेखा, ये एशिया महाद्वीप से भी होकर गुजरती है। ठीक है, और अगर अफ्रीका के बारे में आप और बात करें तो इसमें कहा गया है कि अफ्रीका जो है ना, इसका ज़्यादातर हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में इधर है। ठीक है, ये विषुवत रेखा हो गया, और इसके उत्तर में ज़्यादातर भाग है अफ्रीका का। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने देख ली। अब देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आगे इसमें बताया गया है कि सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए और आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए और बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा जो है वो इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये अफ्रीका महाद्वीप है, और अफ्रीका में यहाँ पर अगर आप देखें तो नील नदी यहाँ पर है, ये अफ्रीका में ही बहती है। ठीक है, अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखिए तो सहारा रेगिस्तान जो है ना, वो अफ्रीका में ही है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बताई गई है। यहाँ पर आगे आपको बताया गया है उत्तर अमेरिका के बारे में। यहाँ कहा गया है कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तर अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका से एक संकरीय स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसे हम पनामा स्थल संधि कहते हैं। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, और यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। क्या आप 3 महासागरों का नाम बता सकते हैं? ये बोल रहा है। अगर आप मैप में देखें तो आप मैप में भी देख सकते हैं कि ये आपका उत्तर अमेरिका है। ठीक है, ये आपका दक्षिण अमेरिका है। ये जो उत्तर अमेरिका है ना, ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला कौन था? एशिया। दूसरा कौन था? अफ्रीका। और तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो उत्तर अमेरिका। ठीक, अच्छा, ये जो उत्तर अमेरिका है ना, वो एक संकरे भूभाग से किससे जुड़ा हुआ है? दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ है। पहले हम इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये स्थल भाग है, और ये बहुत संकरे स्थल भाग से जुड़ा हुआ है। किससे? दक्षिण अमेरिका से, क्योंकि ये 2 बड़े बड़े स्थल खंडों को जोड़ रही है। ये संकरा भाग जो है, ये 2 बड़ा बड़ा स्थल खंड को जोड़ रहा है, 2 बड़ा बड़ा भूखंड को जोड़ रहा है। ठीक है, इसीलिए ये जो संकरा भाग है ना, ये वाला, तो क्या आपको बताते हैं, ये वाला जो संकरा भाग है, इसको हम स्थल संधि बोलते हैं, और इसको हम पनामा स्थल संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर देखना है तो यहाँ भी ठीक से बताया गया है। यहाँ आपको दिखाया गया है कि ये आपका उत्तर अमेरिका है। कलर चेंज कर लेते हैं। ये आपका उत्तर अमेरिका है, और ये आपका दक्षिण अमेरिका है। और जो भाग है जो इन दोनों को जोड़ रहा है, वो बहुत संकरा भाग है, और क्योंकि 2 बड़े स्थल खंडों को जोड़ रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? स्थल संधि बोलेंगे। ठीक है, यहाँ बताया गया है कि स्थल संधि किसको बोलेंगे? तो स्थल का एक संकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है, वो स्थल संधि कहलाता है। ठीक है, अगर हम भारत और श्रीलंका की बात करें तो इन दोनों के मध्य एक ऐसा जल का भाग है। ठीक है, एक संकरा जल का भाग है, और ये इधर का जो बहुत बड़ा जल का भाग है और इधर का जो बहुत बड़ा जल का भाग है, उन दोनों को ये संकरा जल का जो रास्ता है वो जोड़ता है। तो इसको हम जल संधि बोलते हैं। ठीक है, 2 बड़े जल भाग को अगर कोई जोड़ रहा है, छोटा सा जल भाग, तो उसको हम जल संधि कहेंगे, और 2 बड़े स्थल खंडों को अगर कोई जोड़ रहा है तो उसको हम स्थल संधि कहेंगे। ठीक है,
अमेरिका के बीच में जो है, जो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में है, उसको हम पनामा स्थल संधि कहते हैं। लेकिन भारत और श्रीलंका के बीच में जो है वो जल संधि है, ठीक है। और यहाँ कहा गया है कि भारत और श्रीलंका के बीच जो जल संधि है उसके बारे में पता लगाइए, उसका नाम बताइए। तो आप इसका नाम जरूर पता लगाइए, ठीक है। आगे देखिए, दक्षिण अमेरिका के बारे में बताया गया। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से दो महासागर स्थित हैं, इसको पता लगाने के लिए बोला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के बारे में बताया गया है। तो अगर आप मैप में देखें तो ये आपका दक्षिण अमेरिका हो गया। अभी अभी हमने डिस्कस किया था, इसको मिटा लेते हैं फिर बताते हैं। ये आपका दक्षिण अमेरिका हो गया, ठीक है। ये जो दक्षिण अमेरिका है, इस दक्षिण अमेरिका में अगर आप देखें तो ये आपका विषुवत रेखा हो गया, ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के दक्षिण में अगर हम देखें तो ज्यादातर दक्षिण अमेरिका का भाग दक्षिणी ही गोलार्ध में है, ठीक है। और ये अगर आप ध्यान दें तो ये पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम एंडीज है। ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है और ये उत्तर से दक्षिण तक पूरे दक्षिण अमेरिका में फैला हुआ है, ठीक है। तो इसी को कहा गया था। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं कि इसके बारे में क्या दिया है। तो यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और यह चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है और इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं मैप में, जब सबको देख ही रहे हैं तो देखिए, ये जो है ना, ये ऑस्ट्रेलिया है। अगर आप विषुवत रेखा की बात करें तो ये विषुवत रेखा है और विषुवत रेखा से पूर्णतः ये दक्षिण में है, इसीलिए ये पूर्णतः दक्षिण गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है, ठीक है। और ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है। तो ये बताया गया है। ये चारों तरफ से समुद्रों से घिरा है। अगर आप देखें तो इधर आपका हिंद महासागर हो गया, इधर प्रशांत महासागर हो गया, इधर दक्षिणी महासागर हो गया, ठीक है। तो ये पूरी तरह से महासागरों से घिरा हुआ है। आगे आपको अंटार्कटिका के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप में स्थित है। इस महाद्वीप के बीच में दक्षिणी ध्रुव स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर स्थित हैं और भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं। इनके नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। तो ये अंटार्कटिका के बारे में आपको बताया गया है। तो यहाँ पर आप मैप में देख लीजिए कि अंटार्कटिका कहाँ पर है। ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ना वाइट कलर में, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, ठीक है। अब देखिए, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी हिस्सा है, ठीक है। और इसके बीचों बीच अगर आप देखें तो जैसे ये गोल रहता है ना ये, तो इसके बीचों बीच जो है वो उत्तरी मैं कह रहा हूँ दक्षिणी ध्रुव स्थित है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ध्रुवीय प्रदेश है, मतलब बहुत ही ज़्यादा दक्षिण में है, एकदम ध्रुव में है। तो यहाँ पर तिरछी किरणें पड़ती है सूर्य की, और क्योंकि सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती है और वो भी कभी कभी तो 6-6 महीना तक यहाँ दिन ही नहीं होता, 6-6 महीना तक रात रहती है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और इस वजह से यहाँ बर्फ की बहुत मोटी चादर ढकी रहती है हमेशा, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पर मानव जीवन संभव नहीं हो पाता, मतलब संभव हो पाता है लेकिन लोग यहाँ पर रहते नहीं है, मानव निवास यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको कई देशों के शोध संस्थान मिल जाएंगे जो रिसर्च करने के लिए वैज्ञानिक होते हैं, वे लोग यहाँ पर जाते हैं, अपना रिसर्च सेंटर बनाते हैं।
भारत के भी अगर हम देखें तो 2 शोध संस्थान हमको देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से? तो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, तो दोस्तों हमने भूमंडल के बारे में आज के वीडियो में पूरी तरह से पढ़ा, मतलब इसको ठीक से समझा भी, मैप में देखकर समझा और पढ़कर भी समझा। तो आज की इस वीडियो में हम भूमंडल तक ही रखते हैं। कल के वीडियो में हम जीवमंडल, जलमंडल, वायुमंडल सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।